ठीक है, चलो। तो अभी हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा एक्ट या अधिनियम बोल दूं। पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अधिनियम, और बहुत मैक्स चांस है कि पेपर में इससे क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, वैसे पेपर में क्या आएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, मगर अपनी तरफ से एक कोशिश रहेगी कि अधिनियमों से क्वेश्चन आ जाए। इन अधिनियमों को हम दो क्लास में पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया था, पूरा लिखाना पॉसिबल नहीं है। अब पूरा का पूरा इमला लिखा दूंगा फिर वो समझ में भी नहीं आएगा, धीरे लिखेंगे बट याद कर लेंगे। दो क्लास तो इनफ है इसके लिए, है ना। कम लिखेंगे पर याद हो जाएगा। दो क्लासेस में इसलिए कि जो पहला एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है, ये बात आप सब लोगों को पता है। इससे पहले भी राजलेख आते हैं 1600 से। अब पहला राजलेख तो 31 दिसंबर 1600 का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी महारानी एलिजाबेथ के सानिध्य में, है ना। 277-73 साझीदार थे, उसमें से कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। सबसे पहले हमारे यहाँ जो एक्ट आते हैं तो ये 1773 के एक्ट आते हैं। तो 1773 से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट से मामला। और क्या मामला होता है ये देखेंगे। ये मामला जो चलता है लगभग आपका 1858 तक चलता है। और 1858 तक जो भी राज किया हमारे देश में वो किसने किया? कंपनी ने। तो इसको बोला जाता है कंपनी का शासन। तो किसी दिन प्रश्न बन जाएगा आपके, अभी मैंने एक्ट शुरू नहीं करा है, मगर क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहा। ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। अभी ऑफ कैमरा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हो रहा है मामला। ठीक है, तो एक कंपनी का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और ये कंपनी वाले भ्रष्टाचारी टाइप्स के लोग थे। अब सब जगह होता है थोड़ा बहुत, कंपनी अमीर हो रही है और वहां राजस्व नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने इसको क्या किया, समाप्त किया, जो हम अब आगे एक्ट में भी देखेंगे। और उसके बाद 1858 का जो एक्ट आएगा टिल 1947 तक, जब तक ब्रिटिश रहते हैं तो इसको बोला जाता है क्राउन का, क्राउन का शासन। तो क्राउन का शासन क्यों बोलेंगे उसे भाई, या सम्राट का शासन क्यों बोलेंगे उसे भाई? क्योंकि अब शासन कहां से हो रहा है, डायरेक्ट वहीं से हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसीलिए एक रूल ये भी समझ में आता तुम्हारा कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी तब तक आप क्या देखोगे कि एक टर्म यूज होता है गवर्नर, या टर्म यूज होता है गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। मगर टर्म क्या यूज हो रहा है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब बाद बाद में तुमने टर्म सुना होगा क्या, वायसराय। तो वायसराय उसी बंदे को बोला जाता तो डायरेक्ट राजा के अंडर में काम करता था या सम्राट के अंडर में काम करता था। तो किस दिन क्वेश्चन आ जाएगा, सारे एक्ट हमने याद कर लिए। क्वेश्चन इतना सिंपल है कि क्राउन का शासन किस एक्ट से शुरू हुआ, तो 1800। या सम्राट, क्राउन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सम्राट का शासन कब से शुरू हुआ, तो 1858 से। या क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी का शासन कब से कब तक चला। तो इसी दो भागों में हम पढ़ेंगे। तो पहले आज कुछ एक्ट हम पढ़ लेंगे। ये एक्ट खूब पेपर में आते हैं और आपको कंफर्म ये याद करना है कि किस एक्ट के तहत क्या रूल बना था। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत में जो संविधान बनाने की शुरुआत हुई थी इन्हीं एक्टों से हुई थी। क्योंकि एक्ट पढ़ते 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 एक एक्ट हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट पढ़ते पढ़ते 1935 का भी तो एक्ट आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत के संविधान में अभी भी मैक्सिमम हिस्सा किसका है, 1935 के एक्ट का है। तो कहीं ना कहीं जो ये रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं ये भारत के संविधान की नींव रख रहे हैं। धीरे 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 संविधान बनेंगे। तो इन्हीं एक्ट में एक एक्ट 1935 भी आएगा, वो खैर आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा डिस्कस, बट कल वाली क्लास में जरूर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, शुरू करें आज का कहानी। सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1773 का एक्ट आप लिख लीजिएगा। तो यहां से हेडिंग डालेंगे 1773 का। अब 1773 के एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, कंपनी पर रोक लगाने वाला पहला एक्ट। इस बार जो भी मुद्दा लिखा होगा इसको आप समझ भी लेना, या आप ऐसा लिख दो अपनी स्टाइलिश भाषा में, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाला पहला एक्ट, या ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाला पहला एक्ट। एग्जाम की लैंग्वेज थोड़ा अलग होगी, तो आप ऐसा लिख, मैंने तो घरे भाषा में लिख दिया ना से, आप लिख सकते ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट कब आया, या ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए पहला एक्ट कब आया। ठीक है, समझ में आया आकाश भाई? ठीक है, ये ईस्ट इंडिया जो पहला वाला पॉइंट है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु पहला कदम।
तो क्वेश्चन आएगा किस एक्ट में यह पहला कदम कब लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। ये हुआ क्या था, ये पॉइंट आया क्यों, अगर आप इसे समझेंगे तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये बता देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 31 दिसंबर 1600 को बनी थी। इसकी कर्ता धर्ता महारानी एलिजा, तो ये बात आप सबको पता है। तो 1600 कहाँ और 1773 कहाँ, 150 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो काम धाम जो भी कर रहा, बिजनेस उजनेस जो भी कर रहा, वो कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने तुम लोगों को बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने पहली बार तो सोचा कि इस पर कंट्रोल करें। अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंपनी के अधिकारी अमीर होते रहते, अमीर होते रहते, अमीर होते रहते। तो यही क्वेश्चन आएगा, पहली बार कब सोचा ब्रिटेन वालों ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो वो सोचा 1773 में। इसलिए पहला एक्ट हम 1773 से ही क्या करते, शुरू करते। इस बात में किसी को कोई दिक्कत। अब वो भारत की राजनीति में इंटरफेयर करने लग जाएंगे, कौन, वहां से राजा रानी, वहां के जो भी करता धरता थे, और यहाँ एक्ट बना के उनको संचालित करते। अगला पॉइंट लिखेंगे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बंगाल का गवर्नर था ये क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, भले इजी पॉइंट लग रहा है अभी आपको। अभी तक जो भी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उस बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर न बोल के क्या बोलने लगे, बंगाल का गवर्नर जनरल। और अब हुआ क्या, ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि भारत में एक गवर्नर यहां रहता था जो बंगाल का था, एक गवर्नर यहां रहता था जो मुंबई का था, और एक गवर्नर यहां रहता था जो मद्रास का था। तीन जगह भारत में गवर्नर थे, और सब लोग तीनों के तीनों गवर्नर अपने अपने में सेम पावर रख रहे थे, और तीनों के तीनों अपना अपना शासन कर रहे थे। मगर उन तीनों में कोई सीनियर नहीं था, इनका कोई सुपीरियर नहीं था, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट ब्रिटेन कर रहे हैं। कभी ये ज्यादा टैक्स दे रहा है, कभी ये ज्यादा टैक्स दे रहा है, कभी ये बहुत कम टैक्स दे रहा है। ये उसकी बुराई, ये उसकी बुराई, ये उसकी बुराई, हो क्या रहा है समझ में नहीं आया। तो किसी एक के कंट्रोल में तो करना पड़ेगा। तो अब क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया, बंगाल का, पहले ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ठीक है। मगर अब जो बंगाल वाला है वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल। ये दोनों क्या रह गए जस्ट, अब ये गवर्नर, ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो हम बोल सकते हैं कि मुंबई प्लस मद्रास इसके अंडर में रहते थे। अब मुंबई और मद्रास वालों को डायरेक्ट ब्रिटेन नहीं करना रिपोर्ट, पहले मुंबई और मद्रास वालों को भी किसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये बेसिक बात हम सब लोगों को पता होनी चाहिए, और इतनी बात तो पता ही है, ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो यहां पे ये भी पॉइंट, पहला कौन बना, तो पहला गवर्नर जनरल कौन है भाई, वॉरेन। ये बहुत छोटे प्रश्न है, मगर एग्जाम में फंसते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग कहां का, पहला बंगाल का। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अभी इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए कि जो महाराष्ट्र का या बॉम्बे का गवर्नर था वो गवर्नर ही रह गया, मद्रास का गवर्नर गवर्नर ही रह गया, अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया। तो अब मद्रास और बॉम्बे किसके अंडर में आ गए, कहीं ना कहीं बंगाल वाले। तो बंगाल वाला सुपीरियर सीनियर बन गया। ये मौका पहली बार किसको मिला, वॉरेन हेस्टिंग को मिला। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या है क्या नहीं। हमारा उत्तराखंड का जो ग्रुप सी वाले हैं ये कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने क्यों तैयार है। कुछ डीप क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक पूछ रहे। कांस्टेबल के पेपर में भी क्वेश्चन था, सबने पढ़ा है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। उसमें कैसा क्वेश्चन आया कि साइमन कमीशन ने ब्रिटेन में कब जाके रिपोर्ट सौंपी थी या वटेवर, ऐसे अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। पेपर होने के बाद घर में तो सबको लगता है कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सही किया है, मगर एक्चुअल में जब पेपर हॉल में बैठो तब पता लगता है तो ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है यार, ये किसने पढ़ाया भी नहीं है। कोई टीचर भी नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने तो ये पढ़ाया है। हाँ 100 में से दो चार तो क्यों नहीं बोलेंगे ना, पर फिर भी सामान्यतः इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब गवर्नर जनरल बना तो इसकी परिषद भी बनी होगी, इसके कर्ता धर्ता बने होंगे, तो इनके नाम आप लिख लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग तो था,
तो क्वेश्चन आएगा भारत ओ सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य है, तो कौन कौन उसके मेंबर थे? जैसे मोदी जी के साथ चार करते धरते, तो वारेन हेस्टिंग बना था, तो उसके साथ सपोर्टर भी तो बने होंगे, तो उन सपोर्टरों के नाम लिख लीजिएगा। पहला नाम है फिलिप फ्रांसिस। फिलिप, क्वेश्चन पहले समझ में भी आ रहा है कि ऐसे लिख रहे हैं मेरे दोस्त? क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल तो कौन बन गया है? वारेन हेस्टिंग। मगर वारेन हेस्टिंग पहली बार गवर्नर जनरल बन रहा है। वारेन हेस्टिंग को पहली बार जिम्मेवारी अब पूरे बंगाल की, महाराष्ट्र की, मुंबई की भी मद्रास की भी मिल गई है, तो इसके साथ कोई तो सहयोगी होना चाहिए जो इसको हेल्प करेगा यार। अभी हमने उत्तराखंड के इतिहास में भी पढ़ा था, राजा को सलाह देने वाला राजमात्या कुमार मात्या ना, तो ऐसा इसके भी तो कार्यकारिणी परिषद में कोई होना चाहिए। तो एक नाम तुमको याद हो गया, कौन? फिलिप फ्रांसिस। नेक्स्ट लिखेंगे क्लेवरिंग। क्लेवर होता है ना, क्लेवर मतलब क्या होता है? चतुर, तो उसी में क्लेवरिंग याद हो जाएगा, क्लेवरिंग। क्लेवरिंग। अगला नाम भी लिख लीजिएगा दोस्तों, मानसन और बरवेल। एक नाम है मानसन और एक नाम है बरवेल। मानसन और एक नाम है बरवेल। तो ये तो सबको पता ही था वारेन हेस्टिंग, बट गलती से उत्तराखंड ग्रुप सी वाले जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा प्रश्न एक बन गया तो सब नहीं कर पाएंगे भाई, याद रखना इसको। हर कोई नहीं कर पाएगा इसको, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमको याद भी होना चाहिए। ठीक है। मानसन से एक बात समझ में आती है मेरी, और वो ये बात समझ में आई कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है कि जिस जगह का नाम है मानसूना। उत्तराखंड में मानसूना नामक प्लेस कहाँ है? हाँ, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक जगह है जिस जगह का नाम है मनसूना या मानसूना। अंग्रेजी में देखोगे तो MA है, मानसूना ही बोलेंगे, मगर लोकल प्रोनाउंसिएशन में उसे मनसूना कह दिया जाता है। आप उखी मठ का नाम तो सबने सुना है, तो उखी मठ से आप एक साइड जाओगे, रोड कट जाती है, केदारनाथ जाओगे एक साइड, और एक साइड जाओगे आप मदमहेश्वर नाथ। कभी आप मदमहेश्वर नाथ के दर्शन करने जाओगे तो उखी मठ के बाद आपको एक छोटा सा मार्केट दिखेगा जिस जगह का नाम है मनसूना। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है कोई कि तुम ऐसी जगहों को याद करो, मगर होमगार्ड हवलदार का पेपर आप देखना एक बार। उसमें जब प्रकाश लोगों को मैं सॉल्व भी करा रहा था पेपर, मैंने बताया था कि तू चमोली का एक जगह का नाम दे रखा था कि ये भूस्खलन क्षेत्र कहाँ है बस। और उसमें तो इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि ये दे रखा था थराली मार्ग पर, गैरसैंण मार्ग पर, कंड प्रयाग मार्ग पर, ऐसा एक क्वेश्चन था उसमें आ रखा, एग्जैक्ट याद नहीं पड़ता है ना। तो बातों बातों में बात आई तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, है ना। पेपर में आए ना आए मगर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उखीमठ के आसपास मदमेश्वर वाली रोड पे एक जगह है जिस जगह का नाम है मनसूना। ठीक है। तो अभी हमें क्या बात, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मनसून और बरवेल, ये वारेन हेस्टिंग के चार सदस्य थे जब पहली बार वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बन जाता है कलकत्ता में। ठीक है। 1774 में ही कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। कई लोग बोलते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, बेझिझक बोल सकते हैं कलकत्ता हाई, वर्तमान में वो कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। मगर 1774 में कोई हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट था? वो सारा का सारा क्या था? सुप्रीम किसे बोलेंगे यार? जो लीडर, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा ना, सुप्रीम लीडर। तो अभी जो कलकत्ता में हाई कोर्ट बन रहा है वो सिर्फ छोटा है या इससे बड़ा कौन है? कोई भी नहीं, सबसे बड़ा तो अभी यही है, तो सुप्रीम ही तो बोलेंगे ना इसे, इस समय तो इसे सुप्रीम ही बोलेंगे। तो मतलब ये कंफ्यूजन मत होना कि वो हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है। जब ये बन रहा है तो ये सुप्रीम के हिसाब से ही बन रहा है, इससे बड़ा कोई नहीं था और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आइए क्वेश्चन तो उत्तराखंड के ग्रुप से मैं पूछी जा चुका है कि उसके बाद जज भी तो बनेगा, तो कौन है भाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात भी पता है, एलिजा इम्पे। और जब जज बनता है तो जज के साथ अन्य जज भी बनते हैं, वर्तमान में भी और तब भी। एक ही जज पूरा फैसला नहीं लेगा ना, कई बार कुछ क्रिटिकल फैसला रहता है तो तीन जजों की बेंच बनाई जाती है, जिधर दो जजों ने फैसला दे दिया वही चुना जाता है। देखा आपने? जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा था ये, वो एक बंदे ने फैसला नहीं लिया ऐसा, वो 5 जजों की बेंच बनाई गई थी, उसमें किधर ज्यादा वोट गए वो देखा जाता है। बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं सिंपल एक जज आकर फैसला नहीं सुनाते, 3 जजों की, 5 जजों की, 7 जजों की बेंच बनाई जाती है, किस कौन सा जज क्या क्या अपने मत देता है, अपनी राय देता है, अपनी आइडियोलॉजी रखता है, उस हिसाब से उस पर क्या लिया जाता है, फैसला लिया जाता है। ठीक है। ये तीनों नाम तो पेपर में आ चुके हैं और हमको पता भी होना चाहिए। पहला नाम हाइट लिमेस्टर और चेंबर, इधर लिख देता हूं। थर्ड वर्सन कौन है? चेंबर। हाइड, लिमेस्टर और चेंबर। ठीक है।
तो ये तो हमको पहले से याद थे, हमने थोड़ा ये एक्स्ट्रा में याद कर लिया। फिलिप क्लेवरिंग, मनसून या मानसून या मानसन, ठीक है, मानसून भी याद कर दोगे तो सुधरेगा कि चलो सुना सुना है, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन तो नहीं आएंगे मानसन मानसून मनसूना, ऐसा तो नहीं आएगा, ठीक है। अरे क्या आ गया, बरबेल। बात समझ में आई। हमने पहली स्लाइड में कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि 1773 का एक्ट आया, कंपनी पे कंट्रोल करने का पहला कदम ये राजा रानी के द्वारा उठाया गया था। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि भारत में 3 गवर्नर काम करते थे, तीनों गवर्नरों को हटाया और 2 ही गवर्नर रह गए। एक को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, एक को सीनियर बना दिया। किसको बनाया, बंगाल वाले को। कौन बना भाई, वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हो गया, ये भारत का गवर्नर जनरल अभी नहीं बोलते, अभी से क्या बोलते, जस्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते। इसके अंडर में 4 सदस्य थे, ठीक है। पहला था फ्रांसिस फिलिप, दूसरा मानसन, तीसरा क्लेवरिंग और चौथा बरवेल। ये 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। इसका कर्ता धर्ता कौन था, जज कौन था, एलिजा इम्पे। इसके साथ भी 3 थे, हाइड, लिमेस्टर, चैम्बर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इजी था 1773 का एक्ट। 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, कंपनी के अधिकारियों को नागरिकों से उपहार लेना बंद, उपहार लेना बंद। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो यहाँ नौकरी करने तो आते रहे होंगे वहां के बंदे। अब ये बंदे जब बैक टू पवेलियन अपने देश जाते थे तो ये वहां जाके बहुत अमीर हो जाते थे। और जब इनकी जांच पड़तालें होती थी कि भाई तो इतना अमीर कैसे हो गया, जाते समय तो नौकर नॉर्मल नौकरी करने गया था वहां, तो वो बोलते थे हमें वहां गिफ्ट मिलते हैं, हम अच्छा काम करते हैं वहां, अरे हमें वहां से गिफ्ट मिलते थे। अब भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए भी कहा जाता था। ये नहीं था कि भारत में बड़ी बड़ी सोने की खाने, सोने की खाने तो है भी नहीं भारत में। एक ही वो कोलार वाली जो केजीएफ फिल्म बन गई है। तो भारत के पास ये सोना चांदी लोगों ने गलों में मंदिरों में दुनिया भर का पहना भी रहता था, अभी भी है। तो दान ऐसे दे देते थे और एक से एक गिफ्ट गुफ्ट देते रहते थे दान में, जो वहां महंगी महंगी दामों में बिकता रहा होगा। तो ये बोल देते थे कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया, तो मुझे गिफ्ट मिला है, और जो मुझे पर्सनल गिफ्ट मिला है वो मुझे अपने देश को क्यों दूं। समझ पा रहे हो आपकी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे कि आप पटवारी बन गए, आप किसी गांव में गए मीटिंग कराने गए और आते समय किसी ने ककड़ी पकड़ा दी, 1 किलो ककड़ी हो रही थी, किसी बॉडी ने बोला कि बुबा ककड़ी ली जा, तब उसको थोड़ा ना हो गया तुम की सरकारी आवास में जाके तहसील में जमा करा देता हूँ, साहब ककड़ी मिली। वो तो पर्सनल ही हो गया लगभग, तो उसे रख सकते हैं ना अपने पास। तो वही वाली बात हो गई है। तो वहां से राजा रानी ने रूल ही बना दिया कि साला तुम बहुत अमीर हो रहे हो, तुम गिफ्ट ही नहीं लोगे, तो उपा लेने में तो तुम कैसे वहां जाके अब तुम नए बहाने बनाने पड़ेंगे ना। तो ये कर दिया था। तो कंपनी के अधिकारियों को भारतीय नागरिकों से उपहार लेने पे बंद कर दिया गया था। ये भी 1773 के एक्ट में बोल दिया था। कहीं ना कहीं आपको ये तो फील आ रहा है कि कंपनी को कस रहे हैं। नहीं तो कंपनी भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, अपने मन मर्जी से काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं कंपनी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें नोट करके लिख दो, बहुत जरूरी नहीं है मगर थोड़ा समझने के लिए लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। भारत में कुछ भी हो, राजनीतिक मामला या सैन्य मामला, इसकी जानकारी वहां ब्रिटेन में देनी होती थी। ये बीसी में बोला गया था। कंपनी के अधिकारियों को यह बोल दिया गया कि भारत में कुछ भी पॉलिटिकल चेंजेस हो, 2 देश रियासत के राजा आपस में लड़ रहे हैं, 2 देश रियासत के राजा एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, कोई देश रियासत के राजा हमारे साथ मर्ज होना चाहता है या हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, कुछ भी ऐसी चीजें हो तो हमें वहां तुरंत खबर देना, हम वहां से बताएंगे क्या करना है। नहीं तो अभी तक अपने हिसाब से क्या कर देते थे, कंडीशंस देकर कुछ भी काम धाम करवा देते थे। क्योंकि भारत में भी कोई ना कोई देश रियासत का राजा तो था नेगेटिव, जो कि अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे। नहीं तो यार ऐसा कोई बाहर से आके राज कैसे कर सकता है। तो भारत में जो भी राजनीतिक हलचल होती थी, ये साफ साफ दिशा निर्देश थे कि तुरंत पहले हमको वहां बताना और वहां से हम बताएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी पॉइंट नहीं है बट मैंने ऐसे नॉर्मल समझाने के लिए बोल दिया। 1773 के जो 3-4 फैक्ट है, मुझे नहीं लगता इन 1773 के 3-4 फैक्ट में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम लिखेंगे 1781 का एक्ट। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जितना लिखा होगा वो याद हो जाना चाहिए, मुंह जुबान याद होना चाहिए कि बिल्कुल कंफर्म। ठीक है,
और अभी मैंने तुम लोगों से पूछना है जलधारा है, महासागरीय जलधारा कंफर्म याद होनी चाहिए, एक एक जलधारा याद होनी चाहिए। और ये भी पता होनी चाहिए कि किस महासागर का गर्म है कि ठंडी है, नहीं तो कल वाली मेहनत तो पूरी बर्बादी चले जाएगी। रात रात तुम्हारे लिए जागो और लिखो, नोट्स बनाओ, ट्रिके बनाओ, तुम तब भी याद नहीं करोगे तो गड़बड़ी है ना। और तुम पढ़ोगे नहीं, ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है भाई कि क्लास में याद हो जाएगा, क्या कोई भी हो, अपने एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। अब मैंने हमेशा से बोला और दोबारा बोलूंगा, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब चैनल नौकरी नहीं लगा सकता जब तक अपने एंड से मेहनत नहीं होगी। पढ़ाने के लिए बड़े बड़े टीचर भी आ जाएंगे, उसका तरीका जो भी होगा, मगर बच्चा खुद के एफर्ट नहीं लगाएगा तो नहीं होगा दोस्त, है ना। एक एफर्ट भी लगाना, मेहनत भी करनी है और सही दिशा में भी करनी है। कई बार आदमी मेहनत तो कर रहा है मगर डायरेक्शन उसकी गलत है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कोटद्वार से ये रास्ता देहरादून जाता है, और कोटद्वार से ये रास्ता लैंसडाउन जाता है। आपको देहरादून जाना है तो आपको मेहनत भी इधर ही तो करनी पड़ेगी। और आपको देहरादून जाना और आप तेज तेज भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, तो आप देहरादून नहीं पहुंच पाओगे। मैं हमेशा एक ही उदाहरण दिया हूं, ज्यादा उदाहरण मेरे पास है भी नहीं। तो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत भी करनी है। अपने आप से सवाल करो कि भाई सही करना भी छो कि नहीं करना छो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है, आप अपने लिए पढ़ोगे। ग्रो तुम नहीं होना तुम्हारी नौकरी से, और किसी ने नहीं होना, ठीक है। 1781 का जो एक्ट आया है, इस एक्ट में नोट करके लिखेंगे, इसे बोला जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त का अधिनियम। सेटलमेंट बंदोबस्त को बोलते हैं ना, जैसे उत्तराखंड में होता है भूमि बंदोबस्त, तो उन्हें क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लैंड सेटलमेंट। तो 1781 के एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई, एक्ट ऑफ। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, तो आपने बताना इसी को कहते हैं, बस ये ध्यान रखना। सेटलमेंट में लगभग लगभग क्या होता था, भूमि बंदोबस्त। हमारे उत्तराखंड में भू बंदोबस्त, भूमि लैंड सेटलमेंट बंदोबस्त कर दिया जाता था। तो हमारे यहाँ बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त पता कैसे होता था, कि यहाँ पे आकाश भाई है, उसके दो तीन फुंगड़े यहाँ पे, अरे फुंगड़ा उसका यहाँ है, ठीक है। और हिमांशु भाई के फुंगड़े अलग साइड है, उनके खेत कुछ इधर साइड है, और हिमांशु भाई का एक खेत इधर है। तो कर दिया जाता था कि ये इसको ही दे दे और ये इसको ही दे दे, एक सामने हो जाएगा सेटलमेंट। इससे मेहनत बचती है किसानों की। और खेती बाड़ी करेंगे तो कहाँ कहाँ जी रक्षा करेंगे, रखवाली जानवरों से किधर किधर करेंगे, तो एक सामने रहेगा एक बंदे का, तो आसानी से फुल पावर होके वहां पे काम कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट है। तो इसमें सेटलमेंट क्या हुआ था, इसमें यह सेटलमेंट हुआ था, आप इसी से जुगाड़ करके याद कर देना, कि कंपनी को अब ये अधिकार दे दिया गया था कि अभी तक जो ये लोग थे, गवर्नर जनरल जो लोग थे, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए ही रूल बनाते थे, कंपनी वाले बंगाल के रूल बनाते थे। अब इनको पावर दी थी कि बंगाल के साथ साथ आप बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या बना सकते रूल। उनका क्षेत्र क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया गया। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे हम कंपनी को बिहार प्लस उड़ीसा में। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे कर रहे थे, बंगाल में। अब ध्यान रखना, बिहार और उड़ीसा में रूल बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था। लिख देंगे आप, कंपनी को बिहार और उड़ीसा में भी रूल बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा, कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल और बिहार में भी रूल बनाने का अधिकार दे दिया गया था, तो वो यही है, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। गलती से एक क्वेश्चन कुछ बनेगा, कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ध्यान में रखना है क्या है। 1773 के बाद जो ये एक्ट आया 81 का, ये राजा रानी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुद की मेंटली से नहीं आया, मेंटलिटी से नहीं आया। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मंत्रियों के साथ साथ, ऐसे वहां भी होते होंगे। और हमने तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट उन्हीं से टपाया है। यहां तक कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उनके यहाँ रानी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, उनके यहाँ प्रधानमंत्री। सेम तो सब कुछ। तो एक बात यहां से समझ में आती है कि यहाँ पे एक शब्द आता है एडमंड बर्क। बर्क नामक अधिकारी आप आगे भी सुनोगे, जो महाभियोग लगा देता है किस पे, वॉरेन हेस्टिंग पे। तो ब्रिटेन में भी एक आदमी है जिसका नाम है बर्क, एडमंड बर्क। और वो कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं करता, या जो भी बोल सकते हैं वटेवर। ये वाकई में वॉरेन हेस्टिंग रहा भी होगा दगेबाज, क्या ही बोल सकते, जितना बुकों में जानकारी मिलती है। तो इसी के सुझाव पे यह 1781 का एक्ट भारत में लॉन्च किया गया था।
अब इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे जिससे वॉरेन हेस्टिंग को समस्या हो। और वॉरेन हेस्टिंग आप आगे आगे देखोगे 1785 के आसपास, क्योंकि इससे पहले अब एक और एक्ट आएगा जिसको बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में ज्यादा कंट्रोल कर देता है रूल एंड रेगुलेशंस को, और वॉरेन हेस्टिंग बोलता है कि मिल नहीं करना नौकरी है, वॉरेन हेस्टिंग छोड़ ही देता है। समझ में आई आपकी बात? तो ये लिख सकते हैं, ये जो एक्ट आया है ये एडमंड बर्क के सुझाव पर आया। कौन सा वाला एक्ट? अब एडमंड बर्क का नाम अभी तो हमने सुन लिया, एडमंड बर्क का नाम अभी तो हमने सुन ही लिया है। एडमंड बर्क के सुझाव पे 1781 का है। 1781 के बाद कौन सा एक्ट आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसमें यह और कड़क रूल बनाता है, और अब वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा ही दे देता है। ठीक है, तो बर्क का नाम हमने थोड़ा अभी भी सुन लिया है, नहीं तो आगे तो हम सुनने ही वाले थे। अब लिखेंगे 1784 का एक्ट, जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का एक्ट जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या बात हुई थी उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे हुआ था। यहां पे भी एडमंड बर्क का एक लॉजिक आता है, और कहीं ना कहीं क्या क्या काम हुआ था वो देखते हैं। इस एक्ट के तहत भारत में दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाएं अलग अलग काम करने के लिए बनी थी। एक बोलते बीओडी और एक बोलते बीओसी। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ये सिर्फ और सिर्फ भारत में बिजनेस का काम देखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी के जो मेंबर होते थे ये भारत में ओनली ऑन बिजनेस का काम देखते थे, और बीओसी जो होते थे कंट्रोल वाले, ये राजनीति वाले मामले देखते थे। भारत में जो पॉलिटिकल इश्यूज होगा उसको कौन जस्टिफाई करेगा या उस पर कौन करता धरता करेगा? बीओसी। और जो भारत में बिजनेस वाले काम होंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम ही कंपनी, आई तो व्यापार करने थी, आई तो व्यापार करने। अंग्रेजों को बोला भी जाता है कि भीख मांगते मांगते नौकरी करने के लिए आए थे, और बाद में इन्होंने राज किया। आपने जहांगीर के शासनकाल में पढ़ा होगा, औरंगजेब तो एक बार इनको सारा भगा भी देता है, जितने गोरे लोग रहते औरंगजेब सबको भगा देता, कहानी मैंने सुनाई भी थी। अब आए व्यापार करने थे ना, तो इस एक्ट में एक पॉइंट क्या हुआ बताओ, कि इस एक्ट में दो चीजें बन गई, बीओसी और बीओडी, दो अलग अलग बॉडी बन गई। बीओसी जस्ट क्या करेगा? राजनीति काम, और बीओडी जस्ट क्या करेगा? व्यापारी काम। कोई दिक्कत? दो। अगला पॉइंट, इसमें एक रूल ये भी बना दिया गया कि अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में हैं, और भारत में अगर वो कुछ अवैध कार्य करते हैं, इलीगल काम करते हैं, इलीगल काम नहीं कि भारत वालों के साथ, अपने देश के साथ, कोई ब्रिटेन से अधिकारी आ रखा भारत में, अब भारत में कुछ गलत काम करता है, अपने देश के साथ धोखा कर रहा है, हमारे साथ गलत काम कर रहा है तो करने दो, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। मगर अगर वो अपने देश के साथ कुछ गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, एक नया न्यायालय बनाया गया था लंदन में, उन पर वहां मुकदमे होंगे। दोबारा अभी लिखा है नहीं है, भारत में कोई ब्रिटिश अधिकारी आया और इस ब्रिटिश अधिकारी ने यहाँ पे कुछ करप्शन करा, उल्टे काम के, जो ये पैसे पूसे लूटते थे, अपने देश की सरकार को बताते नहीं थे, और गलती से ये वापस नौकरी करने के बाद अपने देश चला गया, और वहां उसकी जांच पड़ताल हुई, अब पकड़ा गया किसने भारत में अवैध कार्य किए हैं, तो उसके लिए स्पेशल एक क्या बनाई गई थी? कोर्ट, जहां पे इनके मुकदमे सुने जाते थे। तो एडमंड बर्क ही था ये आदमी जिसने राजा रानी को सलाह दी थी कि हमारे बंदे वहां जाके उल्टे काम कर रहे हैं, और वो तो अमीर हो रहे मगर सरकार अमीर नहीं हो रही, तो इसलिए इनके लिए यहाँ एक कोर्ट बनाओ, इन पे मुकदमे चलाएंगे कि साला तो इतना अमीर कैसे हो गया, इतना पैसा आया कहां से, जांच के हिसाब किताब दे। हो गया ये बात? अब देखो, अभी भारत में जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है वारेन। डन। प्रैक्टिकली होके बातों को समझेंगे, पॉइंट तो मैं सीधा लिखा दूंगा। अभी तक ऐसा कोई सुविधा नहीं थी कि वहां जाके तुम्हारी जांच पड़ताल होगी, कोई कितना भी लूट रहा था कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, पहले कोई गिफ्ट दे रहा है, एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत। अब सालों उसमें भी दिक्कत हो गई। पहली सारी पावर गवर्नर जनरल के पास थी, अभी तुमने बीओडी और बीओसी को अलग कर दिया, तो उसमें भी उसकी पावर को कम कर दिया। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 लोग होते थे जिनके मैंने तुम्हें नाम लिखा है,
अब उसको 4 से क्या कर देते, वो 3 कर देते। तो सारे काम वॉरेन हेस्टिंग के अपोजिट ही तो रहे। इससे पहले वो अकेला लूट रहा था, अब 2 अलग अलग बॉडी बन गई। इससे पहले वो जितना लूट सकता था, मगर अब वहां जाके कोर्ट बना दिया गया। इससे पहले वो गिफ्ट भी ले सकता था, अब वो भी मना कर दिया। तो इसने बोला साला मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, इसने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो किताबों की लैंग्वेज में कि बर्क ने इसमें महाभियोग लगाया कि तू भ्रष्टाचारी है। कहीं पे लिखा रहता है कि ये परेशान इतना हो जाता है, रूल इतने कड़क बन गए कि मैं कर ही नहीं रहा हूं ये। कई बार होता है ना ऐसा, इतने कड़क रूल बना देते है कि नहीं है। जैसे आकाश का ब्रेकअप हुआ था, तो आकाश को ही पता है, इतना रूल बना दिए कि 10 बजे सो जाना है, डबल टिक क्यों आ रहे हैं, डाटा बंद क्यों नहीं किया है, लास्ट सीन 2 बजे का क्यों बता रहा है। तो इसने बोला भाई इतने ड्रामेबाजी से ओम नमः शिवाय कर देते। तो यही हो गया था बर्क के साथ। क्यों आकाश भाई हैं? आज की तो छुट्टी है, तुम कॉलेज क्यों गए हैं? 1784 के एक्ट में पहला काम क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद को अंग्रेजी में काउंसिल बोलेंगे, उसके मेंबर क्या कर दे, 4 से 3 कर दे। पहले तो 4 थे ना भाई जी वो स्टार्टिंग में, अभी वो क्या कर दे, 4 से 3 कर दे। कोई दिक्कत? देश में 2 अलग अलग बॉडी बना दी। क्या बना, एक बीओसी बन गया और एक क्या बन गया, बीओडी। तो बीओसी और बीओडी किस एक्ट के तहत बने, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बीओसी से अंग्रेजी में लिख लेना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली क्या मामले देखेगा, व्यापारिक मामले, ये बिजनेस वाले मामलों को डील करेगा। अब बीओसी क्या करेगा, ओनली ऑन राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो ऐसा प्रश्न भी बनेगा, राजनीतिक मामलों के लिए कौन था और व्यापारिक मामलों के लिए कौन था। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों, ये अच्छा पॉइंट था, ब्रिटिश अधिकारियों के अवैध कार्यों हेतु, या ब्रिटिश अधिकारियों के अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि तुम्हें भारत भेज दिया और तुम वहां जाकर लूटपाट मचाओ। अब इनके लिए वहां कोर्ट बन गया, तो थोड़ा बहुत यहां से बहाने लेके तो जाना था, वहां पूछा जाएगा, जांच पड़ताल होगी, पहले ये यहां से जितना भी लूट सकते थे लूट लो। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छा था। तो प्रश्न कभी ऐसा बन सकता है भाई कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट कब बनी या किस एक्ट के तहत बनी थी। तो किस एक्ट के तहत बनी, 1784 के। फिर देखो इस एक्ट से भी वारेन हेस्टिंग को प्रॉब्लम ही हुई होगी। अब वारेन हेस्टिंग की पावर को डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि अगर मैं हूं यहाँ पे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो तुम 10 लोग मुझे आते हो, तो 10 लोग मुझे फीस देते हो। अगर मैं 2 बंदे पढ़ाते तो वो फीस स्प्लिट होती 2 लोगों में। ठीक है, तो हम 2 लोगों को 4-4 हजार रुपए मिल पाते फिर, है ना। अभी 8 हजार रुपए मुझे मिल जाते, फिर 4-4 हजार रुपए मिल पाते। तो अभी इसका डिवाइड हो गया, पावर्स डिवाइड हो रही, तो उसके दिक्कत हुई होगी। अब वहां जाके तुम्हें हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम है। जिसने बोला मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो इस एक्ट के बाद अब इस्तीफा दे देगा कौन भाई, तो हम नोट करके लिख लेंगे 1785 में वारेन हेस्टिंग का इस्तीफा। सत्रह सौ पिचासी में वॉरेन हेस्टिंग का इस्तीफा। ठीक है। ये कई बार बोल देते कि वॉरेन हेस्टिंग पे क्या लगाया गया था, इम्पीचमेंट, महाभियोग। अब महाभियोग लगाया गया था बाय किसके नाम, किसके द्वारा, बर्क द्वारा, एडमंड बर्क के द्वारा। मगर कई बोलते कि खुद ही नौकरी छोड़ दिया भाई, कि मैं कर ही नहीं रहा हूं ऐसी नौकरी, ऐसी नौकरी से बढ़िया इंग्लैंड में अपने घर में रहूंगा, जितना लूटना था वो लूट ही दिया था भाई अब। ठीक है। अच्छा, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पे भी लगता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, 61। कहीं पे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि पटवारी के पेपर में राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ और 61 में महाभियोग। पहले 60 में बोलेंगे शपथ लो, 61 में बोलेंगे चलो घर। यहां तक कोई दिक्कत है, पिट्स इंडिया एक्ट में किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या, याद हो जाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट के रूल, 4 रूल। इसमें क्या किया, 4 से 3 कर दिया, बीओसी और बीओडी
बन गया। अब ब्रिटेन में क्या बना दी गई है, कोर्ट, जिसमें यहाँ आने वाले अधिकारियों को वहां जवाब देना था कि भाई क्या क्या मामला हो, या उन पे कुछ उल्टे सुल्टे काम हो गए तो वहां उनके फैसले सुने जाते थे। भारत में तो कौन ही सुनेगा उनके फैसले ना, तो वहां सुने जाते थे। और 1785 में ये तो पेपर में आ भी चुका ऑलरेडी, तो इजी क्वेश्चन भी था भले, ठीक। 1781 में तो एक ही पॉइंट हुआ था कि कंपनी को अब बिहार और उड़ीसा का भी हिसाब किताब दे दिया। इससे पहले ओनली ऑन कहाँ की पावर थी, बंगाली। ये वाला भी किसके सुझाव पे आया था, बर्क के। और 1773 तो हमको याद है। कोई दिक्कत, तो मतलब आपको एक चीज तो फीलिंग आ रही होगी जो मैंने बताया था आपको ऑफ कैमरा, कि हर एक रूल धीरे 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 कंपनी के पावर्स को कम करे और राजा के पावर्स को बढ़ाने के लिए आए थे। और 1858 के बाद तो पूरी पावर किसके पास ले जाती, राजा के पास। बीच में कंपनी वाला कॉन्सेप्ट ही क्या हो गया, खत्म। डन है ये बात है। 1784 के बाद अगले लिखेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, इससे वेरी इंपॉर्टेंट करना। दो पॉइंट है बट लॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुमने पढ़े पहले भी थे, और मैंने तुम्हें क्लास शुरू होने से पहले यही पूछा था, आप लोगों ने जवाब भी नहीं दिया था। मगर मैं तुम्हें उसका लॉजिक बताऊंगा, वाई ऐसा क्यों हुआ। अगर आप उसको समझ गए तो तुम कभी भूलोगे भी नहीं, तुम रटते हैं। मैंने क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला था, याद है तुम्हें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी कि अगर उसके कार्यकारिणी सदस्य, उसकी परिषद के जो 3 सदस्य, पहले तो 4 थे, अगर उन सदस्यों ने कोई रूल भी बनाया तो गवर्नर जनरल उनके द्वारा बनाए गए रूल को क्या कर सकता था, शून्य कर सकता था, कि मैं नहीं मान रहा हूं तुम्हारा कहना। बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ था वो देखेंगे। भारत में ब्रिटेन की सरकार ने या राजा रानी ने एक बंदा भेजा है राज करने के लिए, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग, है कि नहीं है? अब वॉरेन हेस्टिंग ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, या बोलो तुम कि वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लग गया, वट एवर। तो एक तो ऐसा होता ना कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सरकारी नौकरी अगर करेंगे तो पता रहता है उसका रिटायरमेंट कब है, तो पोस्ट कितनी खाली होगी, उसकी जगह कौन काम करेगा, नई भर्तियां कब आएगी, कौन क्या करेगा, तो उस हिसाब से तो चलता रहता है सब कुछ। जिस हिसाब से रिटायरमेंट होंगे उसी हिसाब से प्रमोशन भी होगा, उस हिसाब से नई भर्तियां भी आएंगी दोस्त। तो वही है, मगर बीच में कोई अचानक चले जाए तो थोड़ा मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हो गया, ये बीच में अचानक से चला गया कौन, वॉरेन हेस्टिंग। अब एक नया तो चाहिए था भारत के लिए, तो भारत में सिलेक्शन हुआ कॉर्नवालिस का। किसका? कॉर्न। ये कॉर्नवालिस सियाना इंसान था, थोड़ा दिमागदार। कॉर्नवालिस को पता था भी कि गले गले आए किसी स्टाइलिश बंदे को तो ब्रिटेन भेजना है। और उस समय क्या पता ब्रिटेन में रहा भी वही होगा जो दमदार रहा होगा, जिसको भारत भेजा जा सकता है। इसने बोला मैं जाऊंगा, मगर मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, जो पावर अभी तक मिलती है वो नहीं, मुझे बोला क्या चाहिए। पहला पद उसने बोला कि मुझे चाहिए कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति। मतलब राजनीतिक मामलों में तो पावर रहती है, मगर सैन्य मामलों की पावर भी मुझे चाहिए। लाइक भारत के राष्ट्रपति पॉलिटिकली तो बड़ी पावर रखते, भले वो कुछ काम नहीं करते, मगर तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन है, तो लाइक राष्ट्रपति। राजनीतिक मामले तो इनके पास होंगे ना, राजनीति करने तो यहां आ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, कमांडर इन चीफ का पद भी किसके पास रहेगा, मेरे पास। मतलब ये वाली पोस्ट भी किसके पास रहेगी, मेरे पास। कुल मिला के सैनिक वाले मामले, लड़ाई झगड़े वाले जो मामले होंगे, किस पे अटैक करना और किस राजा के साथ लड़ाई करनी है और किस राजा पे लड़ाई नहीं करनी है, ये सारी जिम्मेवारी भी अब किसकी, मेरी। समझ में आ रही बात? जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री भी बन गए। प्रधानमंत्री अपने पास बहुत सारे पद रखते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री बहुत सारे पद रखते हैं। तो इसने क्या बोला कि कमांडर इन चीफ का पद भी मेरे पास रहेगा। तो सरकार ने गले गले आई थी, नया बंदा तो चाहिए ही था, उन्होंने बोला ठीक है। दूसरी बात, इसने बोला अगर मैं वहां जाऊंगा, अब मेरे को लगता है कि 20 राइट, मगर जो मेरी कार्यकारिणी परिषद है वो बोलते 30 राइट, तो मेरी सुनेंगे उनकी नहीं सुनेंगे। ये मत कि वो 3 आदमी है तो उन्हीं की सुनती। तो मेरे को उन ऐसी पावर दो कि अगर वो कुछ भी रूल बनाएंगे तो मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा। अब मेरे को लगा कि उन तीनों ने सही रूल बनाया तो मैं उसे कंफर्म कर दूंगा। इन केस अगर मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ उल्टे काम किए तो उनकी पावर मेरे सामने क्या होगी, शून्य। तो यही था उसका सही आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सियाना आदमी था ना, तो इसने ऐसी पावर ले ली कि उनके ऊपर पावर इसके पास रह गया। समझ में आई थोड़ा बहुत बात, हल्का फुल्का तो बात समझ में आएगा, नहीं तो लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या किया इसने। पहले लिखेंगे इस अधिनियम के तहत भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया। न्यू गवर्नर जनरल की एंट्री हुई, क्या इसका नाम, कॉर्नवालिस।
कॉर्नवालिस एक न्यू रूल लेके आया था, ठीक है, कि परिषद बोले तो काउंसिल, परिषद के द्वारा बनाए नियमों को गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में शून्य कर सकता। ये मुद्दा समझ में आया हो क्या रहा है? इस एक्ट के तहत विशेष परिस्थितियों में अपनी ही परिषद के द्वारा बनाए गए निर्णयों को निरस्त कर सकता है कौन? गवर्नर जनरल। अगर गवर्नर जनरल को लेकर कि ये वाले रूल अच्छे नहीं है तो गवर्नर जनरल उनको अपने हिसाब से क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। बात समझो में आणु कि नहीं आणु? ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट क्या लेके आया कि गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ का पद दिया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि क्या क्या है, क्या क्या है। इसके लिए एक अलग अधिकारी नहीं होगा, सैनिक वाले मामले भी मैं ही देखूंगा, तो कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे ही दिया जाए। याद हुआ? समझ में आया? तो इसीलिए इसमें रूल आया था कि विशेष परिस्थितियों में शून्य कर सकता है। और इसका कहना मानना भी पड़ेगा, मानेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? एक फर्जी एक्ट आया था मगर अच्छा क्वेश्चन लेके आता। एक ही रूल है 1793, 1786 के बाद कोई मेरा भाई बहन बताना चाहता कि इस एक्ट में क्या रूल लेके आए थे भाई? हाँ, बहुत सही जवाब दिया। एक था बीओसी और एक था बीओडी, ठीक है। मगर अभी जो बीओसी था, जो राजनीतिक काम भारत में कर रहे थे, तो उनके लिए बोला गया था कि इनका जो वेतन होगा वो भारत के ही राजस्व से मिलेगा, ठीक है। बीओडी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो उसमें नौकरी कर रहे थे, जो भारत में राजनीतिक मामलों को देख रहे थे, तो एक रूल आया था कि भारत में जो बीओसी के सदस्य है उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन निकल के आता, एक ही क्वेश्चन वो लिख लीजिए, ठीक है। बीओसी तो समझ में आया ना? अच्छा, बीओडी और बीओसी किस एक्ट के तहत बने थे? 84, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। मगर अभी तक उनको सैलरी भारत के राजस्व से नहीं मिल रही थी, मगर भारत के पैसों से नहीं मिल रही थी। अब बोला था कि बीएससी का वेतन, जो बीओसी का वेतन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा, ठीक है। तो और लूटो, मतलब पैसा कम हो रहा है, अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो सैलरी तुम्हें वहीं से मिलेगी, तो आदमी और लूटेगा। हो गया जी? लिख दिया दोस्तों? अब हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट करके। अब आता है चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या हुआ भाई इसमें? देखो दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें हुआ कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का
व्यापार करने का अधिकार क्या किया गया? छीन दिया गया अधिकार। अब कंपनी वाले भारत में व्यापार नहीं, बीओडी में जो होंगे बंदे वो कंपनी के बंदे नहीं होंगे। उनकी नियुक्ति डायरेक्ट किसके द्वारा की जाएगी? ब्रिटेन सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। वो अब किसी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट करेंगे तो सीधा लंदन में ब्रिटेन के राजा से करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और आना भी चाहिए, और बार बार आता है, कंफ्यूजन भी होता है। 1919 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, बड़ा कंफ्यूजन होता है। 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरा काम है तुम्हें समझाना। 1813 और 1833 को बड़े अच्छे से अलग अलग याद करना है। 1919 को भी अच्छे से याद करना है, 1935 को भी अच्छे से याद करना है। जब हम 1900 वाले में जाएंगे कल, तो वहां पे भी थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। अब इसमें बोला था कि कंपनी भारत के साथ तो व्यापार नहीं करेगी, मतलब उसका जो एकाधिकार था वो क्या कर दिया? समाप्त। ठीक है। अधिकार समाप्त नहीं करा, यहाँ पे एकाधिकार समाप्त किया। एकाधिकार, अधिकार में पता क्या है? कंपनी व्यापार कर रही थी, मगर इससे पहले कंपनी की मोनोपोली थी कि सिर्फ कंपनी वाले ही व्यापार करेंगे और कोई व्यापार नहीं करेगा। अब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट खुद ही मेंटलिटी क्रिएट होता है। वैसे बुकों में लिखा रहता है, मगर पेपर हॉल में इतना आदमी सोच नहीं पाता है, तो खुद ही आप अपने दिमाग पे जोर लगाओ कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त, तो इट मींस ब्रिटेन के लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिला। अभी तक व्यापार ओनली कौन कर पा रहा था? भारतीय कंपनी। अब उसका एकाधिकार समाप्त, तो मतलब किसी और को तो अधिकार मिला। तो अब बोला कि ब्रिटेन के लोग अगर व्यापार करना चाहते हैं इंडिविजुअली भारत में, तो लाइसेंस लो और व्यापार कर लो। तो क्वेश्चन ऐसा ना आए, क्योंकि तो सबने रटा हुआ है ना कि कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त। तो क्वेश्चन आएगा ब्रिटेन के जनों को, जन बोले तो लोग, या ब्रिटेन के लोगों को भारत में इंडिविजुअली व्यापार करने का अधिकार कब मिला? क्योंकि कंपनी को बोला तू नहीं तो कौन करेगा, तो कंपनी का हटा के अपने लोगों को क्या दे दी? जिम्मेवारी। जैसे कि सपोज करो कि भारत है, अब भारत के किसी पड़ोसी देश पे अधिकार हो गया, किसी के साथ लड़ाई हुआ, पड़ोसी देश हमने छीन लिया। अब वहां कौन कौन राज करेगा, कैसा सिस्टम होगा? भारत गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई कि ये कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी वहां बिजनेस करेगी, तो सारी पावर वहां बिजनेस करने की किसके पास होगी? टाटा कंपनी को। सपोज करो हमारा गुलाम हो गया इंग्लैंड, तो वहां बना दिया कि टाटा कंपनी या रिलायंस कंपनी ब्रिटेन में क्या करेगी? बिजनेस करेगी। तो हम लोग अगर अपना पैसा लगाना चाहते हैं वहां इंडिविजुअली तो लगा नहीं सकते, वहां बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पावर दे ही नहीं रखी। मगर सरकार फिर एक रूल लाएगी कि सिर्फ रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी नहीं, भारत के लोग भी अब क्या कर सकते हैं? व्यापार। तो भारत का कोई अमीर बंदा होगा तो वहां जाके क्या खोल सकता है? अपनी दुकान, दारू जो भी होगा वो खोल सकता है। बात समझ में? तो यहीं पे हम इसका पैरेलल लिख सकते हैं कि कंपनी को ही अधिकार छीना, तो इसका मतलब किसको अधिकार मिल गया? ब्रिटिश जनों को भारत में व्यापार का बात समझ में आई? ब्रिटिश जनों का भारत में व्यापार का, ब्रिटिश जनों को सॉरी, मतलब उनको अधिकार मिल गया। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिली थी मेरे दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? 1813 के एक्ट। इसके साथ साथ मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले, कंपनी पर कंट्रोल तो कर रहे हैं, मगर एकदम से तो कंपनी को बंद नहीं कर सकते। धीरे 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 करके ही तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। एकदम से सब कुछ करेंगे तो ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। तो कंपनी को एक अधिकार दे दिया गया, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ठीक है। तो कंपनी, ठीक है, चाय व चीन के साथ व्यापार हेतु स्वतंत्र थे। भारत, उत्तराखंड में जब पढ़ा होगा तुमने, तो उत्तराखंड में चाय की खेती हम खूब पढ़ते हैं ना। उत्तराखंड में चाय की खेती हुई, किस गवर्न को कुमाऊं कमिश्नर ने चाय की खेती को बढ़ावा दिया, मुलियन का बागान कहाँ पे लगा था, जैमिनसन का बागान कहाँ पे लगा था, पौड़ी में चाय की फैक्ट्री किसने लगाई थी, याद आ रहा है? न्यूटन का बागान कहाँ था? अरे याद छे कि भूलियो ना, ये तो हमने पढ़ा है। तो सिर्फ उत्तराखंड में थोड़ा ना चाय की खेती, चाय की खेती तो मेनली असम में हो रही थी, मेनली नॉर्थ ईस्ट में हो रही थी, अरुणाचल में होती थी। और अंग्रेजों को चाय पीना आता भी नहीं था, यहीं से उनको चाय का चस्का लगा।
और यहाँ से वो चाय ब्रिटेन लेके गए, वहां वैसे भी ठंडा होता है और वहां के लोगों को वो चीज बहुत अच्छी पसंद आई, तो ये बढ़िया चीज है। तो वहां चाय की खपत ज्यादा होती थी, कहाँ, ब्रिटेन में। तो वहां चाय की खेती होती नहीं थी, तो यहाँ से चाय की खेती, वहां चाय के पत्ते को यहाँ लेके जाते थे। तो कंपनी को बोला कि तुम्हारा भारत में व्यापार करने का एक अधिकार तो छीन लिया जाएगा, अब हम व्यापार करने की परमिशन अपने ब्रिटेन के नागरिकों को भी देंगे, बट चीन के साथ तुम व्यापार करने खुली, चीन के साथ तुम व्यापार अभी भी कर सकते हो, भारत के साथ नहीं, चीन के साथ। और अगर भारत में भी व्यापार करना है तो चाय का कर लो। भारत में सभी व्यापार करने की परमिशन ब्रिटेन के लोगों को मिल गई थी, मगर कंपनी अभी भी भारत में किसका व्यापार कर सकती है, चाय का। या तो व्यापार करो तो चाय का करो, अब व्यापार करने तो चीन देश के साथ करो, चाय, चाय टी, और चीन देश है। अगर किसी देश के साथ करना है तो चीन के साथ करो, आप चाहे चीन के साथ किसी भी चीज का कर लो, वटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हो। मगर अगर भारत में करना है तो सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, चाय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही लिखा रहता है, चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। और आगे वाले एक्ट में देखोगे तुम ये भी छीन लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे तो कंट्रोल करेंगे, एकदम से तो कंट्रोल करेंगे नहीं, चाय और चीन का व्यापार। तो यहां से सिंपल क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है कि 1813 के एक्ट के तहत कंपनी को क्या किया, व्यापार करने का अधिकार भारत में छीना गया, और ब्रिटेन के लोगों को या ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसके ही पैरेलल कंपनी को बोला अगर व्यापार करना ही है तो चीन के साथ कर, चीन जो देश है वहां से कुछ लेके आ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुझे भारत में ही व्यापार करना है तो सिर्फ किसका कर सकते हैं, चाय का। क्लियर ये बात है। 1813 के एक्ट में अगला पॉइंट लिख लेना, लाइसेंस लेकर ब्रिटिश कंपनी या व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता था, इसी एक्ट में आया। और यहां पे तो बोला कि ब्रिटिश जन भारत में व्यापार कर सकते विथ लाइसेंस। यार यहीं पे लिख दो, अलग पॉइंट क्या लिखना है, लाइसेंस की स्पेलिंग बताओ जरा, मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं आता है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए लिखा है मैंने, आप बोलोगे इसका क्या ही मतलब है। ब्रिटेन के लोगों ने बोला ना कि हम भी व्यापार करने के परमिशन दो, तो उनकी सरकार ने ब्रिटेन के लोगों को व्यापार करने की परमिशन दे दी, मगर उनको बोला लाइसेंस तो बनाना पड़ेगा। मगर बाद में अभी तक देखो, राजा रानी के लिए व्यापार कर रही थी कंपनी, कंपनी से उतना फायदा हुआ नहीं। अब राजा रानी ने या ब्रिटेन की सरकार ने लोगों को भेजा कि जाओ तुम कर लो, और अब सरकार को वहां ज्यादा फायदा होने लगे। तो बाद में अगला वाला एक्ट देखोगे, रूल ये भी बन जाएगा कि बिना लाइसेंस के जाओ बिजनेस कर लो। अभी तो कम से कम वहां से जो व्यापारी आ रहे भारत वो लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, मगर अभी अगला पॉइंट ये आएगा कि बिना लाइसेंस भी भारत में व्यापार करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिली, वो इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना तो आदमी लॉजिकली भी सोच सकता था, लाइसेंस लिया होगा, मगर बाद में बोल दे कि बिना लाइसेंस के भी क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे शराब बेचना या शराब पीना इलीगल का है, अगर शराब बेचना इलीगल होता तो सरकार ठेके नहीं खोलती, या शराब पीना इलीगल होता तो सरकार खुद नहीं बेचती। इलीगल क्या है कि खुद नहीं बनानी, खुद बना के खुद नहीं बेचना। अगर आपने घर में ये शराब बना दी और बेचने लग जाओगे तो जेल चले जाओगे, मगर सरकार बना भी रही है और बेच भी रही है, तो बोला लाइसेंस लो और बेचो, तो लाइसेंस लेके बेच सकते। मगर कल सरकार ने रूल बनाया कि बिना लाइसेंस के भी शराब बेच लो, तो तब कल कोई भी बना बेच सकता है ना। तो अभी बिजनेस करने आ तो रहे हैं वो, विथ लाइसेंस आएंगे, बट बाद में क्या होगा, विदाउट लाइसेंस आएंगे। तो वो वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिना लाइसेंस के भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली, तो आगे पता लग जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आगे, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति। यही फैक्ट पेपर में खूब आता है, अलाइनमेंट धर्म परिवर्तन के हिसाब से, तो आप समझ सकते हो। ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार की अनुमति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में तो वैसे आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, आप 18 साल से बड़े हो गए हो तो धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी भी धर्म के बारे में नेगेटिव बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं तो आपको सजा होगी, जो भी लिखा होगा कानून में। बट आप अपने धर्म के लिए अच्छा पॉजिटिव बोल सकते हो, और आपको जो भी धर्म अच्छा लगता है आप उसी धर्म को फॉलो कर सकते हो, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। अब यही हमेशा तुम्हें भी बोलता हूँ, तुम अपनी तारीफ कर लो वो भी चलेगा, मगर किसी की बुराई करने का क्या अधिकार है कि यार वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा।
है ना। तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, आप अपना अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो यही है। तो जो ईसाई मिशनरीज है, जो फादर वगैरह पादरी वगैरह लोग हैं, हमने तब उत्तराखंड में भी पढ़ा था, हेनरी रेमजे के शासनकाल में नैनीताल में पहला चर्च भी बना था 1858 में, और विलियम बटलर करके वहां पे एक पादरी भी आया था। तो यही थोड़ा ना आया होगा, सभी जगह गए होंगे ऐसे, तो तुमने पढ़ा है ना उत्तराखंड के सापेक्ष में, तो पूरे भारत में। तो जो ईसाई मिशनरीज है, मतलब ये पादरी लोग हैं, इनको भारत भेजा गया क्योंकि भारत में भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, सॉरी ईसाई ईसाई लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ईसाई कम्युनिटी बढ़े, है ना। और आपने देखा भी होगा कि आपके कोटद्वार में भी बहुत सारे गढ़वाली गढ़वाली होंगे और बीच में एक ईसाई मकान होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो इंग्लैंड के थे और वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, वैसा लगता है कि कभी ना कभी वो यहीं के थे, कभी ना कभी किसने तो धर्म परिवर्तन किया होगा। उत्तराखंड में भी पढ़ा है मैंने तुम्हें, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है उत्तराखंड में, पहला व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किया था, ख्याली ओड। तो ख्याली ओड ऐसा बंदा है जिसने, पहला गढ़वाली ऐसा बंदा जिसने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किया था। और ख्याली ओड ने अपना नाम क्या रख दिया था? साइमन पीटर भाई बन गया। तो साइमन पीटर, है ना, याद है ना आप लोगों को। और बाकी वो तो पढ़ते हैं जो महान व्यक्तित्व में, बुद्धि बल्लभ पंत वाले, विक्टर मोहन जोशी वाले, कल परसों आयरन लेडी क्या थे वो, आयरन पंत। उसका नाम आयरन कैसे हो सकता है? वो भी क्या, उसका दादा भी क्या बन गया था? ईसाई बन गया था। तो भारत में बहुत सारे लोग थे उत्तराखंड के इतिहास में भी जो ईसाई बन गए थे, है ना। उत्तराखंड के वो लोग जो ईसाई बन गए थे और उन्होंने कुछ खतरनाक काम किया है जीवन में, उनको तो हम पढ़ लेते हैं। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है जीवन में, ऐसे तो ना जाने कितने होंगे जिनको हम किताबों में पढ़ते ही नहीं है। ये तो मैंने उदाहरण दिए तुम्हें। तो किस एक्ट के तहत उनको परमिशन मिली थी कि आप जाओ अब प्रचार प्रसार करो? 1813 के एक्ट के तहत। अगला लिखेंगे, एक अच्छा रूल बनाता है इसमें, ये पेपर में आना चाहिए, आने योग्य भी है। और आपको पता है क्या? बहुत सही जवाब दिया आपने। शिक्षा पर सालाना, शिक्षा पर सालाना 1 लाख का, भारत में शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए का खर्चा आना चाहिए। ये भी एक रूल बना दिया गया था, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था 1813 का एक्ट, और ये एक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 1813 के एक्ट में ये 3-4 बातें जो थी वो समझ में आई मलासी जी। हमने बोला, पहला तो ये बोल दिया था कि कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अब भाई करना है तो चीन के साथ करो, अब भारत में करना तो सिर्फ किसका करो? चाहे का। अब ब्रिटेन के लोगों को बोला कि जाओ तुम कर लो, मगर लाइसेंस लो और जाओ। अभी बिना लाइसेंस के परमिशन नहीं मिली। इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरियों को भेज दिया कि जाओ आप अपने धर्म का प्रचार करो। और इसके अलावा शिक्षा पे एक अच्छा रूल बना था कि सालाना भारत में एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। और एजुकेशन पे कितना खर्चा होना चाहिए था? 1 लाख। थोड़ा बहुत तो बात समझ में आई। टीरी का वो कौन सा राजा है जिसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? प्रताप शाह, है ना। तो याद रखो, उसने भी तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ठीक है। 1813 के बाद लिखना 1833 का एक्ट। इस एक्ट में एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ये आप बच्चों ने कम ही पढ़ा होगा। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। सेंट हेलिना इज ए आइलैंड, आइसलैंड, आइलैंड बोलेंगे, द्वीप को क्या बोलेंगे? आइलैंड, है ना। आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड तो देश ही है ना, ठीक। द्वीप को आइलैंड बोलते हैं, है ना, ठीक है। और महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना। चलो, इतनी अंग्रेजी आती मुझे। और सागर को ओशन, है ना। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि इस एक्ट में क्या हुआ कि एक आइलैंड था सेंट हेलिना आइलैंड, जहां पे पूरा एक द्वीप ऐसा था। देखो एक बात तो ये, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जस्ट थोड़ा समझिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ भारत में नहीं कर रही व्यापार। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब। तो पूर्वी देशों में व्यापार करती थी। देखो यहाँ पे नॉर्थन अमेरिका होगा, नीचे साउथन अमेरिका होगा, ठीक है। यहाँ पे यूरोप होगा छोटा मोटा, नीचे एक अफ्रीका होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे एशिया है, और एशिया में इधर भारत है। तो सिर्फ भारत ही, भारत तो गुलाम नहीं था, और भी देश थे। और यूरोप के सापेक्ष में हम ईस्ट में तो है। अगर यूरोप को तुम बीच का क्राइटेरिया बनाओ तो हमारी लोकेशन किधर आती है? ईस्ट में तो आती है कि नहीं है। और यूरोप वालों के सिर्फ हम ही, हम तो गुलाम थे नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों में क्या करती थी? व्यापार करती थी।
अब यहाँ से व्यापार करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आइलैंड पे अधिकार किया था, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई नहीं जाता था। तो सारा मामला, सारा माल पानी कहाँ जाता था? पहले आइलैंड पे जाता था, और उस आइलैंड के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होता था, क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन ब्रिटेन वाले तो थे नहीं यहाँ। कोई यहाँ आयरलैंड का रहता था, कोई यहाँ नीदरलैंड का रहता था, कोई कुछ 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 रहते थे इधर, सारे लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? हम हेनरी रैमजे को पढ़ते कि हेनरी रैमजे कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। तो अलग अलग तो थे यहाँ सारे के सारे जो उनकी नौकरी करने यहाँ आते थे। तो एक पॉइंट आया है कि सेंट हेलिना पर किसका अधिकार होता था अभी तक? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सरकार धीरे 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 क्या कर रही है? कमजोर। तो इस एक्ट के तहत जो सेंट हेलिना आइलैंड रहता है उसका सारा अधिकार ब्रिटेन क्राउन को दे दिया जाता है, ब्रिटेन सम्राट को दे दिया जाता है। अब उस आइलैंड पे भी कंपनी का कोई अधिकार ना रहा। तो इसीलिए इस एक्ट को क्या बोल देते? सेंट हेलिना एक्ट भी कह देते। इसी एक्ट के तहत जो सेंट हेलिना द्वीप है उसका अधिकार कंपनी से छीनकर किसको दे दिया गया? क्राउन को दे दिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये बात क्लियर है ना? चलो इसके पॉइंट लिखते क्या करते क्या, क्या। इसमें पहला पॉइंट ये हुआ कि अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे बंगाल का गवर्नर जनरल, अब ये क्या बन गया था? भारत का गवर्नर। आपको याद आ रहा होगा पहले बंगाल में सिर्फ क्या था? गवर्नर। 1773 में बंगाल का क्या बना? गवर्नर जनरल। और आज वो बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 में क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब वो सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, अब वो क्या बना? भारत का, है ना? जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, तो उस समय कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है, तो इस समय कौन बन रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा पहला गवर्नर जनरल भारत का, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहला बना तो कोई ना कोई तो बना होगा, ठीक है? क्लियर। अब यहां से ना एक प्रैक्टिकली क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, वो बातों को समझने का प्रयास करना। डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन, इनडायरेक्टली बनेगा, तो जिसने समझ के पढ़ा होगा वो कर देगा। यहाँ पे एक शब्द आता है बार बार, और वो आता है केंद्रीकरण। ठीक है, एक बार कनिष्ठ का पेपर डाउनलोड करके देख लेना, इससे पहले वाला कनिष्ठ पेपर जिनकी नौकरी भी लग चुकी है, जो नौकरी कर रहे होंगे आजकल, उसमें एक वित्तीय विकेंद्रीकरण वाला क्वेश्चन आया था। किसका शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो। केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। क्या? कनिष्ठ के पेपर में आता है वित्तीय विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सारी पावर सेंटर में एक बंदे के पास। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कि सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबको पावर दी जाएगी। है कि नहीं है? तो अब आपने क्या देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, प्लस जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे भी उनकी शक्ति को क्या कर दिया गया? शून्य। अब सारी पावर किसके पास आ गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास। और जब सारी पावर एक आदमी के पास आ जाएगी, तो क्या इसे हम बोलेंगे नहीं कि भारत का जो शासन था वो केंद्रीयकरण की ओर मूव हो गया? भारत में पावर्स का, शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं हो गया? अब सारी पावर किसके पास आ गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा कि किस एक्ट के तहत देश के शासन की प्रणाली या देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ? तो देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कैसे हुआ? क्योंकि सारी पावर अब एक आदमी के पास दे दी गई। बात समझ में आई तुम्हारा? तो इसी से समझ के दूसरा फ्री का पॉइंट बन गया है। अब फ्री का पॉइंट दूसरा क्या बना है हमारा, अगर आप समझे तो देश की शासन प्रणाली, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण का मतलब समझ में आ गया ना आपका, कि सारी पावर एक बंदे के पास। ठीक है, और आप लिखना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जब इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया, तो जो मुंबई अब मद्रास के गवर्नर है उनकी जो शक्ति थी, उनकी शक्ति छीन ली
अब तुम बोले तो जीरो बल। और जब औरों की शक्ति छीन ली और सारी शक्ति एक आदमी को दे दी गई, इसी को तो केंद्रीकरण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भारती। ठीक है मोहित भाई, समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, डन। एक बात हमें हमेशा से ध्यान में आ रही है, और बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि कंपनी को ये लोग धीरे धीरे क्या करना चाहते थे, समाप्त। तो अब वो मुद्दा आ गया, वो टाइम आ गया है कि उन्होंने कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो कंप्लीटली क्या कर दिया, खत्म। पिछली बार कंपनी के व्यापारिक अधिकार छीने गए थे, मगर फिर भी बोला था कि तुम चीन के साथ कर सकते हो या चाय का व्यापार कर सकते हो, अब वो भी छीन लिया। तो क्वेश्चन आ गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार कंप्लीटली कब खत्म हुए? 1833 के एक्ट के तहत। अगला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किस एक्ट के तहत हुए मेरे दोस्तों, बता सकते हैं आप? ठीक है संजय भाई, ठीक है। इससे पहले के एक्ट में आपने लाइसेंस से रिलेटेड एक पॉइंट देखा था, क्या पॉइंट था वो? कि लाइसेंस लो, भारत में व्यापार करो। अब मैंने वहां पे बार बार चिल्ला के बोलो कि आगे इसको क्या कर देंगे, चेंज, क्योंकि उनको फायदा हो रहा था। उनको क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स बोले तो ब्रिटेन वालों को, विदाउट लाइसेंस भी भारत में व्यापार करने की अनुमति। यही क्वेश्चन आने योग्य है पेपर में, अगर पेपर में फंसेगा तो ये आने योग्य है। क्या है? बिना लाइसेंस व्यापार की अनुमति। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि आएगा कि लाइसेंस लेके ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की अनुमति कब मिली, मगर यह आ सकता है कि बिना लाइसेंस की भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो बिना लाइसेंस की भी भारत में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज लोग। और किस एक्ट में बोला गया था उनके लिए? 1833 के एक्ट में बोला था। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगला अगला पॉइंट, सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, एग्जाम, यूपीएससी जिसे हम अभी बोलते वर्तमान में। खैर यूपीएससी तो अब बना, मगर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते तो अंग्रेज कराते थे। मैंने कहा भी था वो देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे। मैंने ये भी कहा था कि सुभाष चंद्र बोस का भी इंटरव्यू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की कहानी भी सुनाई थी कि इंटरव्यू में उनको बोल सकता है कि तेरा नाम बॉस है, तो वो सोचते हैं वैसा वाला बॉस, बॉस नहीं होता सीनियर, उनकी तो सुभाष चंद्र बोस बोलते उन्हें। तो तुम्हारा नाम बॉस है तो बताओ बोल बॉस क्या कर सकता है? तो बोल सका बॉस सब कुछ कर सकता है। तो बोले इंटरव्यू वाले ने बोले एक अंगूठी निकाली, बोला अगर बॉस सब कुछ कर सकता है तो इस अंगूठी के अंदर घुस के दिखा दे बॉस। तो उसने बोला बोले एक कागज में लिखा सुभाष चंद्र बोस दिखाया, बोला ये रहा सुभाष चंद्र बोस, और अंगूठी के अंदर कागज घुसा दिया, ले घुसा दिया मैंने बॉस के अंदर। ऐसी कहानी सुनी थी मैंने उनके बारे में कभी, है ना, मुझे तो यही सुनाया गया था भाई, है ना। तो ऐसी बात सच भी हो सकती है, सच ना भी होगा, पर मैंने भी ऐसी सुना है, मैं भी इसे आगे प्रसारित कर रहा हूँ। तुम में से भी किसी ने सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैंने तो ऐसा सुना है। तो बोल बॉस क्या कर सकता है? बॉस सब कुछ कर सकता है भाई, और क्या दिमाग लगाया उसने ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैं यही कह रहा हूं कि सिविल सेवा की परीक्षा होती थी पर उसके लिए वहीं जाना पड़ता था। ठीक है, बाद बाद में धीरे धीरे आप देखोगे उसके लिए इलाहाबाद में भी पेपर होने लग जाएंगे कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए यहाँ पे पेपर हो जाएंगे। अब एक लॉजिक था कि भारत में एक बहुत जो चीज थी इतिहास में, वो छुआछूत बहुत बड़े लेवल पे थे, जाति प्रथा बहुत बड़े लेवल पे। अभी भी आप गांव के देहात वाले एरिया में चले जाओ तो आपको देखने के लिए मिलेगा भेदभाव, छुआछूत, या अनुसूचित जाति या निम्न जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी आप दूर की ही देहात में गांव में चले जाओ, मैं कह रहा हूं अभी भी होता है। चाहे आप बोले कितना भी मॉडर्न, शहरों में आते हैं आदमी, मॉडर्न होते हैं, नौकरी पैसा करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो तब ये चीजें धीरे धीरे कम हो गई है। और जो आजकल का यूथ है वो बहुत इन चीजों को कम भी, ज्यादा इसको जज भी नहीं करता, नॉर्मली चिल रहता है। मगर आप फिर भी अगर अपने गाँव के एरिया में जाओगे तो वहां भी थोड़ा बहुत ही देखने के लिए मिलता है। अब सिविल सेवा से तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनता है तब भी और अब भी। अरे गलती से कोई अनुसूचित जाति का बंदा सिविल सेवा का अधिकारी बन गया बड़ा, अब भारत में फिर वो नौकरी करने आएगा तो सभी पंडित वर्ग के लोगों को भी उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, तो वो उनको एक्सेप्टेबल। तो साफ साफ रूल बता रखा था अंग्रेजों को कि तुम सिविल सर्विस बना भी दो, मगर ये जाति के लोग
सिविल सर्विस नहीं बनने चाहिए। तो भारत से सिविल सर्विस निम्न जाति के लोग बनते ही नहीं। तब 1833 का एक्ट आया और सिविल सर्विस ओपन कर दिया गया। तो सिविल सेवा के लिए या सिविल सर्विसों के लिए क्या कर दिया गया था? ओपन एग्जाम कर दिया था। ओपन एग्जाम बोले तो ओपन कैटेगरी कोई भी, ओपन कैटेगरी का मतलब यही तो हो सकता है कि कोई भी आ सकता है। अब चाहे तो छुआछूत वाला है, चाहे भेदभाव वाला, चाहे निम्न जाति वाला, चाहे कुछ भी है, कोई भी आ सकता है। तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में ये लिख दिया जाता है कि सिविल सर्विस के एग्जाम को या सिविल सेवकों के लिए ओपन एग्जाम की व्यवस्था कर दी गई थी। ओपन एग्जाम की व्यवस्था का मतलब खुले में पेपर देना नहीं। ओपन एग्जाम की व्यवस्था का मतलब यह था कि पहले उसके लिए क्राइटेरिया होते थे कि इसी जाति का होना चाहिए। अब उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया था? समाप्त। तब इसी को तो बोलेंगे ओपन एग्जाम की व्यवस्था। बात समझ में? तो अगला पॉइंट क्या होगा? सिविल सर्वेंट के लिए सिविल सर्विस हेतु ओपन एग्जाम, ठीक है। इस ओपन एग्जाम का मतलब क्या समझे आप? हाँ, सबके लिए था ये ओपन एग्जाम का मतलब। कई बार आदमी ने रटा होता पर ओपन एग्जाम का मतलब क्या हो रहा है? भारतीय पहले भी देते थे पेपर, मगर उनमें क्राइटेरिया होता था कि यही दे सकता है। अब उस पेपर को कोई भी, मतलब टैलेंटेड चाहिए था उन्हें, चाहे आप किसी भी जाति का और टैलेंटेड होना चाहिए। अभी भी जनरल जाति के साथ मुझे एक और प्रॉब्लम लगती, जो सामान्य जाति है, आरक्षण से तो नुकसान होता ही है। एक आरक्षण जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में नया आरक्षण आया, अग्निवीर वाला, मुझे वो बहुत गलत लग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अग्निवीर क्या क्या क्या, हमारे तो छोटे भाई खुद अग्निवीर है, बट मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअल में सामान्य जाति का उसमें बड़ा नुकसान है। अब अग्निवीर जब सैनिक है, अब पूर्व सैनिकों को 5% का कोटा ऑलरेडी दिया है। अब अग्निवीर भी पूर्व सैनिक ही तो है, सेना से तो नौकरी करे क्या? तुम अग्निवीर का सम्मान करने के लिए तो उसको आरक्षण दे रहे हो, तो अग्निवीर को सैनिक वाले कोटे में दो ना, 5% है तो उनका। नहीं तो उसी 5 को 10 कर देते, और उनका 5 अलग, जो रियल फौजी है वो 5% अलग, और जो अग्निवीर है उसका 10%। अब मेरे भाई ये बता, कोई पढ़ा लिखा बच्चा है और हल्का फुल्का तैयारी कर रहा है, तो 4 साल में घर आने में ही फायदा है। 17 साल बाद घर आएगा और एक्समैन का कोटे में भर्ती मारेगा, तो उनकी मेरिट जैसे एसआई में एक्समैन की मेरिट 155-56 गई लगभग, मतलब एग्जाम उदाहरण के तौर पर इतनी गई। और अगर अग्निवीर घर होता तो उनकी मेरिट तो 100 ही जाती, नहीं जाती। जो पूरी नौकरी करके आ रहा है आर्मी से, उसको 5% का कोटा, और जो 4 साल की नौकरी करके आ रहा है 10%। अब सोचो, कोई अग्निवीर कल परसों ही भर्ती हुआ, जैसे नितिन है यार, वो कितना छोटा बच्चा भर्ती हुआ, और 22 साल में घर आ जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर वो अंदर नौकरी नहीं करता। अब 22 साल में बाहर आने के बाद अभी पहला पहला बैच ही तो आएगा, बार कॉम्पिटिशन मेरा अग्निवीर है ही नहीं। जैसे तुमने देखा होगा अभी ऐसा एक रिजल्ट आया जिसमें वो नहीं होते जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फेन है ना, 0 सीट, बंदे नहीं मिले उन्हें। तभी अग्निवीर की जो वैकेंसी आएगी उनमें बंदे नहीं मिलेंगे, तो घर ही नहीं आए हो। और घर आएंगे और ऐसा है कि भर्ती आएगी, अचानक से भर्ती मारेगा, दरोगा बन जाएगा यार। तो अग्निवीर बनने में तो ऐसा हो गया, तो क्या ऐसे क्या हो गया यार, ये तो फायदे ही लग रहा है, ठीक हुआ ये तो यार। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर वो फौज में रहेगा बाहर, सब वन दरोगा में भी उसके लिए आरक्षण है, बताओ तुम। फॉरेस्टर बनेगा सीधा 2 स्टार लेंगे कंधे में। बंदी रक्षक कांस्टेबल में तो एक टाइम माना चलो ले दे के ठीक है यार, फॉरेस्ट गार्ड में भी, फॉरेस्टर में भी, एसआई में भी, सब में आरक्षण। तो मतलब, तो ये सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में, जो भी बोलो उनको सम्मान देने के चक्कर में, कैसा सम्मान है उनको? तुम सैनिक नहीं मान, उनको तुम अग्निवीर मान। मतलब पूर्व सैनिकों का अलग कोटा और अग्निवीरों का अलग कोटा। अग्निवीर क्या चीज है रे? वो भी तो सैनिक ही है फिर। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम जनरल जाति के जो लोग हैं ना, सामान्य जाति वाले, हम सब लोग बस लाइब्रेरी में पढ़ ही सकते हैं। अगर तुम्हें बोला जाएगा चलो उठो चलो देहरादून, या बेरोजगार संघ वाले बोलते चलो, कौन जाता है? कोई नहीं जाता उनके साथ। अब बिना लड़ाई लड़े तो ये बातें कंप्लीट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। कौन उठाएगा मांग को? शायद इस पर भी तो कोई मुद्दा भी नहीं उठ रहा है और नॉर्मल चल रहा है। अब कुछ ले दे के सामान्य जाति के पास बचा क्या है? और एससी वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ये तो पढ़ने में कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बहुत टॉपर होते हैं। तो सामान्य जाति की वो बची कुछ सीटें है, वो तो 4-5 वो भी खा जाते हैं। मतलब अगर तुम लड़के हो
और सामान्य जाति क्यों? तो टॉपर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, टॉपर लिस्ट में रहने के अलावा। ये बात बता रहा हूं मैं, टॉपर लिस्ट में रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत गलत है, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार में तो नेता तो चलो अनपढ़ हो सकते, नेता ऐसे भी होते हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे होते, और नेता भारत में जेल के अंदर से भी जीत जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, लोकसभा में 2 बंदे थे ऐसे। नेता 10 पास भी हो सकता है, मगर जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते यार, जो उनके सचिव है, जो उनके सेक्रेटरी है, वो तो विद्वान है ना। तो यार क्यों ऐसे रूल बन रहे, क्या बन रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बाकी क्या पता मेरी बुद्धि का विकास ही कम हुआ होगा, या मुझे इसका ज्ञान ज्यादा नहीं होगा, पर मुझे पर्सनली ऐसा फील आता है कि अग्निवीरों को सम्मान देने के लिए उन्हें पूर्व सैनिकों के कोटे में कुछ बढ़ा देते परसेंटेज। चलो ठीक है कि अब अग्निवीर भी आ गए, इस 5% को 10% कर दिया, और उनको अलग से देने की कोई बात नहीं थी। बाकी क्या ही कर सकते। नेक्स्ट आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे सिविल सर्विस के लिए ओपन एग्जाम शुरू कर दिया गया था, कोई भेदभाव नहीं, जिसको देना है दे दीजिए। अगला, इसी एक्ट में एक अच्छी चीज आई थी, दास प्रथा का अंत। भारत में दास प्रथा का अंत के बात की गई थी। दास प्रथा तो सबको पता ही है ना, कि ये भी नहीं पता? दास प्रथा का किस एक्ट के तहत हुआ? 1833। मगर हुआ कब था? बहुत बढ़िया, 10 साल बाद 1843। क्वेश्चन आएगा, भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ? तो एक्ट तो 1833 का ही है, मगर ऐसा थोड़ा ना होता कि उस साल उन्होंने बोला दास प्रथा खत्म कर दो तुरंत ही हो जाएगा, तो होने में भी तो टाइम लगेगा भाई। तो टाइम कब लगा? 1843 में दास प्रथा का अंत हमारे यहाँ लगभग लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट लिखना, कनिक सैक के पेपर में आ भी चुका है, और उत्तराखंड के यूके ट्रिपल के प्रीवियस पेपर अगर सॉल्व करने की आदत को एडॉप्ट कर लिया है तो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, विधिक आयोग या विधि आयोग, लॉर्ड मैकाले। एक दिन सैटरडे के पेपर में मैंने भी मिलान में दे रखा थे। मैं क्या बोल रहा हूं, 1833 के एक्ट के बाद ही गवर्नर जनरल को एक स्पेशल पर्सन दिया गया था। देखो याद करो, गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 लोग थे, फिर कितने हो गए थे? 3। अब वापिस हो कितने हो गए? 4। मगर ये 4 इनके साथ एक बंदा अलग भेजा गया जो गवर्नर जनरल को विधिक राय देता था, कानूनी राय। जैसे भारत सरकार में भी कैग वगैरह होते हैं कि नहीं होते, ये विधिक कानूनी नॉलेज तो देते। महान्यायवादी जो था वो इसीलिए तो बनाया गया है कि नेताओं को तो कानूनन ज्ञान है नहीं, और अगर भारत सरकार का किसी दूसरे देश के साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है तो कोई तो होना चाहिए जो कानूनी ज्ञाता होगा। तो उसके लिए क्या बनाया गया था? महान्यायवादी करके एक पद है ऐसे। तो ऐसी गवर्नर जनरल को अगर कानूनन नॉलेज नहीं है, नेता तो थोड़ा अनपढ़ हो सकता है ना, तो उसको कानूनन नॉलेज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, विधिक अधिकारी। तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी इसी एक्ट के तहत। तो लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श हेतु, गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श हेतु 4th मेंबर विधिक या विधि सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श हेतु विधिक सदस्य दिया गया या विधिक सदस्य नियुक्त किया गया। तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि भारत में विधिक सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत हुई थी भाई? 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, कि भाई एक ऐसा होना चाहिए जिसको कानूनन ज्ञान हो, नहीं तो हर चीज के लिए ब्रिटेन पूछते रहे होंगे, तो वहां से उन्होंने एक बंदा ही भेज दिया जिसको कानूनन नॉलेज होगी कि जब तू वहीं चले, जब तू इनको बताते रहना यार। तो विधिक सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत हुई थी? ठीक है, और अब आपके पास क्वेश्चन बनेगा, इसी के तहत भारत में विधि आयोग बन गया था। तो भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1834 में, और जिसका अध्यक्ष बना लॉर्ड मैकाले। तो लिख लीजिएगा मैकाले। जब ये आ गया था तो 1834 में क्या बना? प्रथम विधि आयोग। अब प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? मैका। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना। ये बातें थी घुमा फिरा के 1833 के एक्ट के बारे में। तो 1833 के एक्ट के बारे में ये बेसिक बातें हमें पता चली है, और क्या बेसिक बातें वो देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं बातें मैंने आपको बता दी थी। 1833 के एक्ट में गवर्नर को क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। पहले वो बंगाल का था,
अब पहला बना तो कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देश में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया। यह शब्द मैंने समझाया है, बस लिखा है नहीं है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि सारी पावर एक बंदे को हैंडल कर दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार अब पूर्णतः क्या कर दिए गए? समाप्त। मैं एज ए टीचर आपको बताया हूं 1813 और 1833 में अच्छे से विभेद कर लीजिएगा। जब हम कल वाली क्लास में 1919 1935 पढ़ेंगे वहां पे भी अच्छे से उनको विभेद कर लीजिएगा। पेपर में फंसेगा तो दिक्कत करेगी। सिविल सर्विस है तो ओपन एग्जाम की व्यवस्था, अभी कोई भेदभाव नहीं होगा। दास प्रथा का अंत 1833 एक्ट में हुआ था, मगर कंप्लीट हुआ कब था? 1843 में। गवर्नर जनरल के लिए एक विधिक परामर्श के लिए विधिक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष में भारत में पहला विधि आयोग बना था 1834। नेम इज ए लॉर्ड मेकाले। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हैं। जल्दी से एक छोटे छोटे एक्ट बच गए, उनको भी लिखेंगे, बाकी आगे की क्लास तब करेंगे। 1853 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1853 का एक्ट। मेरे भाइयों, भारत में अभी तक जो नौकरी लगती थी, एक शब्द यूज होता था हिस्ट्री की बुक में जो लिखा है, नामदेही। नामदेही कैसे कि अभी भी गांव में तुमने सुना है कई बार कि कोई बड़े ओहदे पे पद पे कोई नौकरी करता है, कोई बड़े ओहदे पे राजनीति में रहता है, तो बोलते हैं कि मैं लड़ा नौकरी लगा दे, मैं नौनंग नौकरी लगा दे, मैं नौनिंग नौकरी लगा दे। और लग भी जाती थी पहले। आप हमारी वाली पीढ़ी में तो नहीं, मगर अपनी मम्मी पापा वाली पीढ़ी में हम जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी कराने लेके गए थे। आज तुम्हारे गांव में दो चार बंदे ऐसे जरूर होंगे जिनकी सरकारी नौकरी तो छोड़ के घर आ गए। ठीक है। हमारे गांव में कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया रिटायरमेंट पार्टी थी। एक बार मैंने, एक महिला थी वो सरकारी नौकरी करती थी, मैं गाँव रिटायरमेंट पार्टी, तो उस महिला की नौकरी अपने हस्बैंड की जगह लगी थी, तो जो भैया थे उनकी डेथ हो गई, तो उन भैया की नौकरी किसी और ने लगाई थी। और जिसने लगाई थी वो खुद की नौकरी छोड़ के आ गया था। नहीं तो उनकी वाइफ को भी तो आज जॉब मिलती। वो नॉर्मल है बेरोजगार। हमारे गांव में एक ऐसा बंदा है, वो भी पंजाब में प्राइवेट जॉब जॉब करते, पंजाब रहते हो ना, दिल्ली रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, गाजियाबाद में। वो कभी फौज में थे। अब फौज उनको पकड़ पकड़ के घर लेके आई थी कि चलो फौज में, तो उस समय युद्ध होते थे। अब घर वाले इसलिए नहीं भेजते थे कि मेरा दुई लौड़ा तो चाहिए फौज में चल डालिया, नहीं तो वो घर आ गया था। आज वो सोचते कि फौज में रहते तो अभी वो जिंदा ही है वो तो ये तो मेरे थोड़ी बहुत हल्का फुल्का जो गांव में सुनने के लिए मिलता है। ये तो गांव में ऐसे थे। जो ये अविनाश बेटा, इसका दादा सरकारी नौकरी करता था फॉरेस्ट में, और कुछ नहीं करता, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ के आगे ऐसी। अब फॉरेस्ट में थे, नहीं करते थे लोग नौकरी। इसके दादा के लिए एक ऐसी कहानी है हमारे गांव में, इसका दादा सुनाता था, क्योंकि इसके दादा के साथ मैंने बहुत जीवन व्यतीत किया है। गोट नहीं होती थी छन्नी वाली जहां गए तो वहां जाते थे। इसके दादा थोड़ा स्टाइलिश आदमी थे गाँव में ना। तो इसका दादा बोलता था, जब यहाँ इंटरव्यू आ है ना जंगला तक, फॉरेस्ट में थे ना, तो नया जोन ब्लू चावल में थे, डेपू 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 बोलते ना, डीएफओ होता है ना, तो गाँव में से डेपू बोलते हैं। डीएफओ होता है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, शायद यही बोलते, उसे कुछ तो बोलते होंगे। डीएफओ ये डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर घरिया लैंग्वेज में तो डेपू ही बोलते उसे। हमारे गाँव में तो डेपू। तो डेपू जब तो बुलाए, बोलते 5-7 लोड़ा चावल, अब मत्थी छावल दुपुरुम दुपुर दो मंजिला में बैठा हुआ था। तो नीचे सीढ़ी सीढ़ी जाना था, सीढ़ियों में उन्होंने एक सामने एक कंठर रखा था, कंठर बोले तो कनस्तर, एक डब्बा जो तेल का डब्बा होता है। तो जाना था भाई सीढ़ी, तो सब जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए ऊपर, तो उस डब्बे के ऊपर से पाँव रख के और आगे आगे जा रहे थे। तो डेपो किसी को नौकरी नहीं दे रहा बोले। और मैं गया बोलो हाँ रास्ते में डब्बा मिला, मैंने ढेर लत्ती मार बोले वहां, और गड़बड़ 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 भी। और फिर डे पुल में थे, पूछ सच में मजाक मजाक नहीं कर रहा मैं, ये इसके दादा ने मुझे अपने मुंह से बताई है कहानी, जब इसके दादा जिंदा थे। तो फिर डे पुल सुनी दिया कि ये तो लमडा दिया, वो आवाज आई। फिर अंदर जाते कि भाई तूने क्यों उस पर लात मार दी, इतने बंदे हैं किसने? इसने कहा कि मैं तो अच्छे काम के लिए आ रहा हूँ, ये मेरा रास्ता रोक रहा था, जो मेरा रास्ता रोकेगा मैं तो रास्ते से हटा दूंगा। है। अब बुढ़े की नौकरी लगी, बुढ़े ने 2-4 साल नौकरी भी करी, और उसके बाद घर आ गया, ना पेंशन पट्टा ना कुछ, ना कुछ, वहां गाली गलौज करके घर आ गया। अब कुछ नहीं, वैसे सीधे। बुढ़ा इसलिए भी जाना जाता था, एक बार बकरी ने बकरी, तो उसको अजगर ने निगल दिया और बकरी फंस गई उसके गले में, निगल नहीं पाया। तो बुढ़ा उसलिए भी जाना जाता था, जंगलात वालों को बुलाते थे, तो बुढ़ा उन अजगरों को मार देता था उस जमाने में।
कि बुलाते थे, कहाँ है, बंदूक चलाने आती थी इसी को, इसी के दादों को गांव में, फॉरेस्ट वालों ने पता नहीं कहाँ से बंदूक चलाने सिखाई, क्या सिखाई, वो आता था उनको। तो ऐसा था खतरनाक उनका। मगर मैं कह रहा हूँ आपके गांव में भी आप अपने मम्मी पापा से अगर तुम्हारी ऐसी बात होती है, तुमने गांव का जीवन जिया है, मैं बोलो हर एक गांव में एक दो लोग ऐसे जो सरकारी नौकरी को छोड़ के आए हैं कि नहीं करने में किसी की नौकरी, भाई नहीं करते थे। खेती बाड़ी में ज्यादा बिलीव था क्योंकि बहुत सारे खेत थे इनके, खेती बाड़ी में ज्यादा बिलीव था कि खेती बाड़ी करेंगे खाएंगे, थोड़ा ना पता था। और जिन दादा परदादा उस जमाने में नौकरी चाकरी करी, आज उनके बेटे चिल्ले, अरे हमें हमारा न कोरदार में जमीन, न दिल्ली में जमीन, न देहरादून में जमीन, न मकान, न जमीन, न कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ गांव में कभी आए नहीं दादा परदादा घर बार। तो ऐसा मामला भी होता था गांव में। तो 1853 के एक्ट तक जो बोला जाता था कंपनी में भी ऐसी नौकरियां लग जाती थी, मगर 1853 के एक्ट में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। प्रतियोगी परीक्षाएं बोले तो कि पेपर दो और फिर तुम्हें, नहीं या तो इंटरव्यू दो और फिर तुम्हें नौकरी देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा ओएमआर सीट वाला पेपर तो नहीं करा सकते हैं तुम्हारे लिए, तो एक शब्द होता है जो इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, वही प्रतियोगी परीक्षाएं थी। पूछा जाता था कि तू नौकरी करना है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पेपर कैसे लेंगे बताओ उस जमाने में, अपन लिखना तो सिखाएं से, जिसकी नौकरी लगा रहे हो उसे खुद ही लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उसका पेपर क्या लेंगे। तो उसका मेंटल टेस्ट लिया जाता था कि भाई तू कर लेगा ये नौकरी, क्यों करेगा, क्या करेगा। तो फिर भी क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी में नौकरी करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी, तो 1833 के, ओ सॉरी 1853 के एक्ट के तहत। तो लिख लीजिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, ये पॉइंट आपने याद रखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, आपने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा, और 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा। इसीलिए कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है कि चार्टर एक्ट कितने साल के लिए बनते थे, 20 साल के लिए। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि जो चार्टर एक्ट बनाए जाते थे ये कितने साल के लिए बनते थे, 20 साल के। 20 साल तक नए अधिकार दे दिए जाते थे। मगर 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, ये भी तो 20 साल 73 तक चलना चाहिए था, मगर 1853 के इस चार्टर एक्ट में इसकी सीमा निर्धारित नहीं, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करती, इसीलिए यही आखिरी चार्टर एक्ट माना जाता है। तो अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का ही चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। इस एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त। बंगाल पहले बहुत बड़ा था ना, जो अभी बंगाल है वो तो बंगाल है ही, असम का पार्ट भी उसी में रहता था, त्रिपुरा वाला पार्ट भी उसी में रहता था, अब बांग्लादेश मेन तो वो है। तो पश्चिम बंगाल जिसको हम बोलते हैं भी वो छोटा है, पर पहले बंगाल बहुत बड़ा था। तो बंगाल में शासन प्रशासन करना इतना आसान नहीं था। तो बंगाल में प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नया पद बनाया गया, और उस नया पद का नाम क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट जनरल। बात समझ में आई। तो यहां तक के कुछ एक्ट थे जो हमको याद करने थे। कल 1858 का एक्ट आएगा 1853 के बाद, और उसके बाद सारा सिस्टम किसके पास चले जाएगा, क्राउन के पास। क्राउन के पास ये बात तो सत्य थी कि जाना ही है उसने, मगर क्राउन के पास जाने का रीजन ये भी है कि 1857 की क्रांति हो गई थी, और 1857 की क्रांति के बाद वहां के लोग डरने लगे कि इसका मतलब ये कुछ उल्टे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनकी पावर खत्म करके अब पूरे पावर किसके हाथों में चले गई थी, क्राउन के। तो कल से हम पढ़ेंगे क्राउन का शासन। इतना याद कर लोगे ना, पक्का। चलो।